हमारे YouTube चैनल नॉलेजपुर पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। यहाँ आप लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन किया गया है, जिसमें कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट का आप देख रहे होंगे। मेरे प्लेलिस्ट में आप सब्सक्राइब करके देख लीजिए, वहाँ अलग अलग लेसनों का जो है बारीकी से आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और अभी जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम स्वपोषी पोषण के विषय में चर्चा की। उसमें एक छोटा सा पॉइंट आया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है दो से तीन बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रंध्र होते क्या है। तो इस रंध्र को हम देखेंगे कि ये रंध्र क्या होता है। रंध्र का दूसरा नाम है स्टोमेटा। आपने इसको सुना होगा स्टोमेटा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रंध्र। ये क्या होता है उसको हम परिभाषा डिफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे। पत्तियों के सतह मतलब जो परत होता है पत्ती का, उस पे क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। ठीक है, उसी छिद्र को हम क्या बोलेंगे, रंध्र या स्टोमेटा बोलेंगे। तो जो मेरा परिभाषा है उसको देखिए, पत्तियों के सतह पर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो आप प्रैक्टिकली तौर पे क्या कीजिएगा, अपने घर के बाहर यदि किसी पत्ती को लेंगे भी तो ऐसे पत्ती को लीजिएगा जो कि हल्का बड़ा हो, जिसमें आपको दिखेगा वो छिद्र। लेकिन क्या नॉर्मली उसे हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जब बड़ी पत्तियों को हम लेंगे तो उस पर आपको वैसे छिद्र दिखेंगे। तो ठीक है, स्टोमेटा उसी को बोलते हैं। ये स्टोमेटा आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो मेरा पत्तियों की सतह पर अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप क्या बोलिएगा उसको, रंध्र या स्टोमेटा। आपके एग्जाम में दोनों चीज आ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि पत्तियों पर जो छिद्र पाया जाता है उसका क्या नाम होता है। तो ऑप्शन में ए दिया रहेगा आपका स्टोमेटा, दूसरा दिया रहेगा रंध्र, तीसरा दिया रहेगा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों नाम होता है किस चीज का, उस छिद्र का जो नाम होता है सूक्ष्म छिद्र, उसका ये दोनों नाम होता है। तो भूलना नहीं है आपको। तो देखिए इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो आपको यदि पूछेगा कि स्टोमेटा क्या होता है, तो साधारण तौर पे आप, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं है कि आपको कोई 2 नंबर दे दे, तो इसलिए आपको ये वहां मेंशन करना पड़ेगा कि इनके प्रमुख कार्य क्या है। तो आपको वहां 30 सेंटेंस, मतलब कि जो आपको 30 सेंटेंस है वो पूर्ण जाएगा, मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। तो उस 30 सेंटेंस को कंप्लीट किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, मुख्य कार्य मुख्य रूप से ये होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो होता है अत्यधिक गैस, मतलब कि मुख्य रूप से ये मानिए कि पूर्ण रूपेण गैस नहीं, कुछ जो गैस होते हैं, मतलब कि बहुत कुछ गैस नहीं, बाकी सारे के सारे गैसों का जो है आदान प्रदान मतलब कि लेना और छोड़ना इसी की मदद से होते हैं, इनकी मदद से। इनकी मतलब किनकी मदद से, तो वो हमको, यहां हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, रंध्र की मदद से। तो उस रंध्र की मदद से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। और इसका दूसरा जो पॉइंट है मेरा क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या है, तो जब हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जो होता है जल का आवागमन होता है। तो आवागमन जो होता है, जब हम जल को क्या करते हैं, भूमि से जल की सहायता से लेते हैं, तो भोजन क्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ ऊर्जाएं क्या होती है, मुक्त होती है, कुछ एनर्जी हमको क्या होता है, बाहरी वातावरण में हम क्या करते हैं, कुछ अवशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं कि वो बाहरी वातावरण में क्या करता है, पौधे छोड़ते हैं। तो उसमें मेरा क्या होता है, जल वाष्प के रूप में। तो यहाँ जल जो होगा, जल का जो विनिमय होगा वो वाष्प के तौर पे होगा, याद रखिएगा, ना कि द्रव के तौर पे। जल का जो विनिमय होगा यहाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल, मतलब वो किस फॉर्म में रहेगा, मेरा वाष्प के फॉर्म में विनिमय होगा। विनिमय मतलब भी होता है कि आवागमन, मतलब कि आदान प्रदान, इसी के माध्यम से पूर्ण होता है। किनके माध्यम से पूर्ण होता है, तो मेरा किसके माध्यम से पूर्ण होता है, इसी के माध्यम। किसके विषय में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा के विषय में। तो ये भी मेरा किसके मदद से होगा, रंध्र की मदद से। तो आपको इस दोनों टॉपिक को समझने में जो इनके प्रमुख कार्य थे, ये मुख्य कार्य हैं दोनों। आपको, हमको नहीं लगता है समझने में दिक्कत हुई होगी। कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर।
अभी तक हमने जाना क्या कि स्वपोषी पोषण किस रूप में कर रहे थे। अब हम लोग जानेंगे कि विषम पोषी पोषण। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पोषण को जीवों में बांटा गया था, दो तरीके से बांटा गया था, स्वपोषी पोषण के रूप में और दूसरा विषम पोषी पोषण के रूप में। तो स्वपोषी पोषण के रूप में हमने उसको जाना। अब जो है हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में कि विषम पोषी पोषण के द्वारा जो जीव हैं अपना पोषण किस रूप में करते हैं। तो पहले विषम पोषी पोषण क्या होता है इसको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो विषम पोषी पोषण क्या होते हैं इसको हम देख रहे हैं, एक मिनट। तो देख रहे हैं ऐसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों की सहायता से अपना पोषण करता हो। किसकी सहायता से? दूसरे जीवों की सहायता से क्या करता हो? अपना पोषण करता हो। याद रखिएगा, यहां हम पढ़ा रहे हैं क्या? पोषण को। तो ऐसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों की सहायता से अपना पोषण करता हो, वैसे पोषण को क्या बोलेंगे हम? विषमपोषी पोषण बोलेंगे। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण, तो जो मेन पॉइंट है उसको हेडलाइट कर लीजिएगा ताकि आप जब इसके विषय में पढ़ें तो आपको उस हेडलाइट पे, मतलब कि जो हेड पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट, उस पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस रहे, ताकि आपको उस चीज़ से यदि जैसे कि ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों की सहायता से भोजन करता हो या पोषण करता हो, उस जीव को क्या बोलेंगे। तो यदि आपको इस पॉइंट को आप यदि हेडलाइट किए हुए रहेंगे या हेडलाइन किए हुए रहेंगे तो आपको क्या, वो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों की सहायता से पोषण करता हो वो क्या कहलाएगा? मेरा विषमपोषी पोषण कहलाएगा, विषमपोषी पोषण कहलाएगा। और ऐसे जीव जो विषमपोषी पोषण करते हैं उसे हम विषमपोषी जीव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं मुख्य रूप से, इसको जो बांटा गया है मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया, मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है या 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं कि इसको मुख्य रूप से 3 प्रकार, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं या इसको 3 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग जो है मेरा क्या है? पहला भाग है प्राणी संपोषण। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि एक मानव खुद क्या है? प्राणी संपोषण पोषी का उदाहरण है। जैसे आप समान रूप से ये मान लीजिए कि हम किसी भोजन को क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं, वो मेरे अंदर पचता है। तो हम जो पढ़े इसमें जो सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भोजन को अंतःग्रहण किए, पोषण के तौर पे भोजन को लिए, उसको क्या किया? हम अंतःग्रहण के रूप में लिए, और उसका जो मेरा पचने की क्रिया हो क्या होगी? मेरे शरीर के अंतर्गत होगी। तो वो जो मेरे शरीर के अंतर्गत क्रिया होगी, तो वो जो क्रिया होगी वो मेरे इस क्रिया के अंतर्गत आएगा, प्राणी संपोषण के क्रिया के अंतर्गत आएगा। और ऐसे जीव जो होता है प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं, प्राणी संपोषी जीव, जिसका कि एक उदाहरण हम है, मतलब मानव खुद है और एक अमीबा है, ये इसके अंतर्गत आता है। हम जब इसके विषय में बताएंगे तब आपको उदाहरण हम नोट करवा देंगे। अब देखिए दूसरा क्या है मेरा? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मृत जीवों से जो जीव अपना पोषण करता होगा वो क्या कहलाएगा? मृतजीवी पोषण कहलाएगा। या ऐसा जो जीव जो मृतजीवी पोषण करता हो वो जीव को कैसा जीव कहलाएगा? वो मृतजीवी जीव कहलाएगा। और जो मृतजीवी जीव है वो किस रूप में पोषण करेगा? मृतजीवी पोषण के रूप में वो क्या करेगा? अपना पोषण करेगा। थर्ड क्या है मेरा? थर्ड है परजीवी पोषण। ये परजीवी पोषण क्या है? परजीवी, परजीवी कहने का ही अर्थ, मतलब कि अर्थ है कि परजीवी, जो पर मतलब दूसरे पर आश्रित हो। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित हो उसको क्या करेगा? उसका मृत्यु नहीं करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक अमरबेल है। क्या है? अमरबेल। क्या आप नाम सुने? वो एक लत्ती होती है, लता होती है, जो क्या आपको पेड़ पे मिलेगा। वो क्या होता है? उसके चारों ओर आप मानेंगे कि फंसे फंसे टाइप के रहते हैं, मतलब कि चारों ओर घूम घूम के उसको क्या करता है? जकड़े रहता है। किसको? पेड़ को। वो क्या करता है? उसके अंदर मौजूद भोजन को वो क्या करता है? उससे रिश्ता है, उससे लेता है और अपना भरण पोषण करता है। तो जो अमरबेल के विषय में हम जानेंगे उसको हम पढ़ेंगे परजीवी पोषण के अंतर्गत। और वो जीव कैसा जीव कहलाएगा? तो वो अमरबेल परजीवी जीव कहलाएगा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इन तीनों चीज को अभी हम जानते हैं कि इनका डिफिनेशन क्या है, और इसको हम अभी तुरंत बताते हैं। आप नोट डाउन कीजिए इसको। तो हमने क्या देखा? यहाँ क्या थे? यहाँ विषमपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग। तो 3 भाग में हम सबसे पहला भाग पढ़ेंगे प्राणी संपोषण के विषय में।
तो प्राणी सम पोषण का हम यहाँ क्या देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का, जो क्या करते हैं, हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, पूरा का पूरा भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा इन भोज्य पदार्थ का पाचन। अब जो ये भोज्य पदार्थ जो हम लिए उसका जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर ही होता है, ना कि बाहर होता है, शरीर के अंदर ही होता है। मतलब आप खुद समझिए, हम समझने की भी उसे बता रहे हैं, बताएंगे बाद में जब आपको मानव में पाचन बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस रूप में होता है, या अमीबा में बताएंगे। तो समान रूप से हम अभी आपको प्रैक्टिकली मतलब कि ऐसे बताना चाह रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएं। भोजन को हम क्या किए, लिए, भोजन को लिए, तो जब भोजन को लेते हैं तो क्या हमको बाहरी वातावरण में भोजन जो लिए वो दिखता है क्या, वो हमारे शरीर के अंदर होता है वो, और वो जो पचने की क्रिया होती है क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर ही होती है। तो इसी का एक उदाहरण है ये। ऐसे यहाँ क्या है, भोजन को हम क्या किए, अंतर्ग्रहण किए, और उस भोज्य पदार्थ का जो पाचन हो रहा है वो हमारे शरीर के कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। तो ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे, हम प्राणी सम पोषण बोलेंगे। और इसका जो हम उदाहरण दिए हैं उस उदाहरण में मानव, जैसा कि हम अभी आपके सामने हम अपने उदाहरण को रखे, जहाँ मेरे जो पचने की भोज्य पदार्थ का पचने का जो प्रक्रिया हो रहा था, जिसको कि हम अंतर्ग्रहण किए थे, वो क्रिया कहाँ हो रहा था, शरीर के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे जो हम आगे हम पढ़ेंगे प्राणी सम पोषण में मानव में जो होता है पोषण किस रूप में होता है, और अमीबा में जो होता है वो पोषण ये किस रूप में करता है। मतलब जो होता है खंड वाइज, मतलब यदि मानव में, ये बहुतों बार पूछा गया भी क्वेश्चन है कि मानव में जो है मानव किस रूप में अपना पोषण करते हैं, सचित्र वर्णन करें, और अमीबा अपना पोषण किस रूप में करते हैं और सचित्र वर्णन करें। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और बार बार आपके बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में डील करेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चीज़ के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।